हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्सविल एंड दिस इज सुरभि। आई होप आप सभी ने इस 5 दिवसीय त्योहार दिवाली को बहुत ही अच्छे से और खुशी से मनाया होगा और इसके बाद अब आप लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ वापस अपनी तैयारी में लग चुके होंगे। वैसे त्योहार हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं ना। हमारी लाइफ अगर त्योहार ना हो तो कैसी हो जाए ना, रोबोट जैसी। वही सुबह उठ रहे हैं, वही अपना एक दिनचर्या सेट है, उसी पे अपना काम कर रहे हैं और वापस वहीं सो जाते हैं। लेकिन आप खुद सोचो, त्योहार अगर है तभी तो हम लोग फिर सब इकट्ठे होकर एक अपने खुशी को एंजॉय कर पाते हैं। ऐसे ही ऑल्दो हमने प्लान किया था कि कल हम भाई दूज से ही अपनी क्लासेस को रिज्यूम कर देंगे, लेकिन क्योंकि कल भाई दूज था, भाई भी फ्री था, तो फाइनली उसने कुछ अपनी बहन के लिए सरप्राइज प्लान किया था जो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग हो गया और इसी वजह से कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, हम आज अपने चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने टॉपिक पर आएंगे। आज का हमारा टॉपिक है लेसन प्लान एंड टीचिंग मेथड्स। लेसन प्लान एंड टीचिंग मेथड्स यानी कि पाठ योजना एवं शिक्षण विधियां। ये चैप्टर आपके लिए दो तरीके से इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली बेहद इंपॉर्टेंट है। पहले तो क्वेश्चंस पेपर के हिसाब से कि अगर आप इसको पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे, तो आपके पेपर के हिसाब से क्वेश्चंस निकल जाएंगे, नंबर मिल जाएंगे आप लोगों को। और दूसरा, ये एक बेहतर शिक्षक बनने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक बात सोचो, जिस टीचर को इसके बारे में ढंग से नॉलेज होगी कि कैसे लेसन प्लान तैयार करना है, कैसे टीचिंग मेथड्स को यूज करना है और बच्चों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करवानी है, तो क्या वो टीचर अपने आप ही बेहतरीन नहीं हो जाएगा? इसका मतलब है कि इस टॉपिक पर जिस टीचर की पकड़ जितनी मजबूत होगी, उतना ही वो टीचर बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा, है ना। तो चलिए फिर अपनी पकड़ इस पे मजबूत करते हैं और साथ ही एक बेहतर भविष्य के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। तो अब हम बात करेंगे लेसन प्लान्स एंड टीचिंग मेथड्स की। तो पहले आज ये जान लेते हैं कि हम आज की क्लास में क्या क्या समझने और पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे लेसन प्लान्स के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले तो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, समझेंगे कि लेसन प्लान्स एक्चुअली होते क्या है। इसमें आ जाएगा इसकी डेफिनेशन, इसकी इंपॉर्टेंस यानी कि महत्वता, और उसके बाद इसके उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोसेसेस ऑफ लेसन प्लान यानी कि प्रक्रियाएं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्गीकरण यानी कि कैटेगराइजेशन। वर्गीकरण यानी कि कैटेगराइजेशन। ये जो टॉपिक है, ये आपका ऐसा नहीं है कि अभी मैं जब इसके बारे में बात करूंगी तब शुरू होगा। ये टॉपिक आपका यहीं से शुरू हो चुका है। देखते हैं कैसे। पहले समझते हैं लेसन प्लान है क्या, पाठ योजना क्या है। ये एक तरीके की, हम ये कह सकते हैं, प्री प्लानिंग है। प्री प्लानिंग यानी कि पूर्व योजना। अब ये क्या है यार? पूर्व योजना से ना आप सब लोग भली भांति परिचित हो। कैसे? आप अपनी लाइफ में कोई भी काम करो, कोई भी एक छुट्टा, अगर आपको आपकी मम्मी सब्जी लेने के लिए भी भेज देना और 4 सब्जियों के नाम गिना दे, तो आप उसमें भी पूर्व प्लानिंग करके चलते हो। पूर्व योजना यानी कि प्री प्लानिंग। भाई हम लोग इंग्लिश वाले हैं तो मिला के चल रहे हैं। तो पूर्व योजना पे आप अपनी पूर्व योजना निर्धारित करके चलते हो, प्री प्लानिंग ऑलरेडी करके चलते हो। अगर आपकी मम्मी ने बोला कि भाई दूर वाले से आपको घिया लेके आनी है, इधर वाले से भिंडी, उधर से आपको टमाटर और इधर से आलू, 4 दिशाएं बता दी, तो आप सोच के चलोगे कि हाँ, पहले मैं सबसे दूर वाली दुकान पे जाऊंगा, फिर थोड़ी पास वाली, फिर उससे पास, फिर सबसे पास वाली दुकान पे सामान लेके घर आ जाऊंगा। होता है कि नहीं? तो ये क्या है? ये पूर्व योजना है। आप अपने घर की बात आप अपने नॉर्मल डेली लाइफ की बात देख लो। आप सुबह उठते हो, आप लोगों ने एक पूर्व प्लानिंग, एक पूर्व योजना बना रखी है कि आप पहले ब्रश करेंगे, फिर आप नहाएंगे, फिर आप पूजा करेंगे या चलो नाश्ता करेंगे, उसके बाद आप प्रॉपरली तैयार होंगे
और अपने काम के लिए चले जाएंगे, है कि नहीं। ये पूर्व योजना टोटली आपके ऊपर निर्भर करती है। क्या कभी ऐसा कहीं किसी शास्त्र में लिखा है क्या कि नहाने के बाद आप ब्रश नहीं कर सकते? नहीं, लेकिन हमने अपने तरीके से प्लान कर रखा है। और बाकी ये तो चलो फिर भी निर्धारित है जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हर चीज में भी आप लोग पढ़ने बैठते हैं। आपने आज पढ़ने के लिए सोचा कि मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा, तो आप उसमें सोच के चलते हो, पहले मैं ये 10 पेज आसान क्वेश्चन वाले करूंगा, 10 क्वेश्चंस ये आसान वाले करूंगा, फिर धीरे धीरे इसमें लेवल 2 पे आऊंगा कि हाँ थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस, फिर आगे और मुश्किल। लेकिन उसमें भी तो आप ये प्लानिंग ही तो है कि आप पहले आसान कर रहे हैं, फिर थोड़े मुश्किल, और फिर तो अच्छे खासे मुश्किल क्वेश्चंस। यही है आपकी लेसन प्लान, यही है आपकी पूर्व योजना। अब जो टीचर है वो जब किसी चैप्टर को, किसी कंटेंट को पढ़ाने से पहले इस तरीके की प्री प्लानिंग करता है, उसे हम कहते हैं लेसन प्लान। यानी कि अब इसे और अगर मैं कहूं तो जब एक टीचर एक टॉपिक को, किसी भी एक टॉपिक, एक यूनिट को, एक पूरे के पूरे टॉपिक को जब वो इकाइयों में बांट देता है, छोटी छोटी इकाइयों में बांट देता है, तब हम उसे कह देते हैं लेसन प्लान। अब आज का चैप्टर है, मैंने आपसे कहा मैं लेसन प्लान है, आपका लेसन प्लान एंड टीचिंग मेथड्स पे हम बात करेंगे। तो उसमें मैंने आपको दिखाया कि ये मेरा लेसन प्लान है कि हम इस प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे कि पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर मैं आपको प्रोसेसेस बताऊंगी, और फिर हम आपका इसका वर्गीकरण करेंगे, है ना। तो ये क्या है? ये अपने आप में एक लेसन प्लान ही है। ये अपने आप में एक लेसन प्लान है ना। तो इस लेसन प्लान को हम कह देते, यही हमारे पाठ योजना हो जाती है। टीचर जो प्लान करेगा आपके लिए, वही आपका लेसन प्लान होगा। अब इसमें देखो, मैंने एक छोटी इकाई में इसे बांटा इंट्रोडक्शन, फिर उसमें भी एक छोटी छोटी और छोटी इकाइयां कर दी, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, फिर उसमें दूसरी इकाई आगे प्रोसेस, तीसरी इकाई आगे कैटेगराइजेशन। तो ये क्या है? ये लेसन प्लान है। जरूरी नहीं है कि हर चीज लिखी ही जाए। अब मैंने इसमें आपको इंट्रोडक्शन और ये सब बता दिया, लेकिन इसमें क्या बताने वाली हूं, या इसमें कितने पार्ट्स, कैटेगराइज कौन सी कैटेगरीज है, या इसमें कौन सी एग्जांपल्स देने वाली हूं, ये सब कहां फीड है? यहां फीड है। लेसन प्लान पेपर में भी हो सकता है, आपके दिमाग में भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आप कितना या तो याद रख पा रहे हैं और कितने की आपको लिखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन समझ में आ गई कि जब आप किसी एक टॉपिक को, जब एक शिक्षक किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले, किसी विषय वस्तु को पढ़ाने से पहले उसे छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर देता है, तब उसे वो लेसन प्लान कह देता है, पाठ योजना कह देता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये महत्वपूर्ण क्यों है? इसे इतनी महत्वता क्यों दी जा रही है कि आपको पेपर में भी पूछ रहे हैं? मैं आपसे ये कह रही हूं कि अगर आप इस पे पकड़ मजबूत बना लेंगे तो आप एक अच्छे टीचर बन जाएंगे। क्यों? ये एक्चुअली क्या करता है? ये आपके दिमाग में भी क्लियर कर देता है कि ये टॉपिक आपको कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कौन सी एग्जाम्पल्स आप यूज कर सकते हैं, किस तरीके की चीजों से आप इसको जोड़ सकते हैं, कौन सी एक्टिविटीज आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है बच्चों को, अब मैंने अगर आपको ये चीज बता दी तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी क्लैरिटी आ गई, आई कि नहीं, कि हम पहले ये पढ़ेंगे। अब अगर मैं सपोज करो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पढ़ाने के बाद सीधा कैटेगराइजेशन बढ़ा दूं और इसे भूल जाऊं, तो आप जरूर आवाज उठा सकते हो, मैम आपने टॉपिक छुड़वा दिया, है कि नहीं। यही रीजन भी है एक, और साथ में बच्चों को भी क्लैरिटी होती जाती है कि हाँ ये टॉपिक इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो दोनों, शिक्षक के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, विद्यार्थी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी चीज, आप शिक्षक बनेंगे, मैं शिक्षक हूं यहाँ पे, तो आप मुझसे एक एग्जाम्पल लेके देखिए कि अगर मैंने ये प्लान बनाया ही ना होता, अगर मैंने ये सब डिसाइड ही ना किया होता, फिर क्या होता? मैं आती, मुझे जो याद आता मैं बोलती चले जाती। मुझे सबसे पहले कैटेगराइजेशन याद आता क्योंकि अंत में तो वही पढ़ा होगा, तो सीधा आके वही बोल जाती और चलो हो गई आपकी क्लास। ना तो आपको पता मैंने क्या पढ़ाया, ना मुझे पता। सब सोच के देखो, मैंने सबसे पहला टॉपिक सीधा कैटेगराइजेशन उठा दिया होता लेसन प्लान के बाद, तो आपके दिमाग में ना टॉपिक तो बाद में समझ में आता है, क्वेश्चन मार्क जरूर लटकता दिखता आपको पूरे स्क्रीन पे कि यार ये बोल क्या रही है, लेसन प्लान है क्या, ये पाठ योजना है क्या।
लेकिन अब जब मैंने आपको डेफिनेशन दे दी, इंपॉर्टेंस बता दिया, ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, तब अगर मैं आपको लास्ट टॉपिक पे लेके आऊंगी तो वो उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, आपको भी समझ में आएगा और साथ में मेरे को भी, मुझे भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ बच्चों को ये सब समझ में आ चुका है। अब जब मैं ये समझाऊंगी तो बच्चों के दिमाग में ऑलरेडी एक बेस नॉलेज तैयार होगी। पहले एक चीज बता दूं कि ये वाले टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये इस वाले टॉपिक का इंपॉर्टेंस है, ये डायरेक्ट पेपर में आ सकता है, ठीक है? तो इसको कोई मिस नहीं करेगा, एंड तक क्लास आपको देखनी ही देखनी है। अब हमने इंपॉर्टेंस की बात कर ली कि मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, आप लोगों को एक क्लियर व्यू मिल जाएगा कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी मुझे भी समझ में आएगा कि मुझे कौन से एग्जाम्पल्स तैयार करके रखने हैं, आप लोगों के लिए सोच के रखना है। कुछ एक्टिविटीज अगर हम अब क्लास में होते, अगर हम ऑफलाइन क्लास में बैठे होते और एक पूरा प्रॉपर करिकुलम होता हमारे स्कूल का, तो शायद मैं एक्टिविटीज भी प्लान कर रही होती, आउटडोर एक्टिविटीज, इंडोर एक्टिविटीज, इन सब के भी होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे इसके? ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस इसमें ऑलमोस्ट सेम सा ही होगा कि लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वही कि टीचर को कॉन्फिडेंस दे दे, बच्चों को क्लैरिफिकेशन सी दे दे, एक तरीके का एक्सप्लेनेशन दे दे कि हाँ उसको बच्चे को क्या पढ़ना है, एक्टिविटीज प्लान करने में हेल्प कर दे, किसी तरीके को अपने प्रेजेंटेशन को प्लान करने में हेल्प कर दे, अपने हर मतलब किसी भी टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करे, ठीक है? तो यही है इसकी इंपॉर्टेंस, डेफिनेशन और उद्देश्य, ठीक है? अब आ जाते हैं प्रोसेसेस यानी कि प्रक्रियाएं। यहां से आपका अच्छा खासा इंपॉर्टेंट शुरू हो गया टॉपिक, तो ध्यान देंगे सब। उप्स, हिंदी वाला भी मिट गया। खैर आप लोगों की दिवाली की थकान उतर गई, हम लोगों ने तो इतने जोर शोर से दिवाली मनाई है कि हमारी थकान ही नहीं उतरी है अभी तक। मेरा तो मूड ही ऑन नहीं हुआ है अभी तक। चलिए फिर, सो अब आ जाते हैं प्रोसेसेस ऑफ लेसन प्लान। प्रोसेसेस ऑफ लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना की प्रक्रियाएं। ये सिंपल है, 4 टॉपिक में आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या है, प्रोसेस क्या है। बेसिकली प्रोसेस है कि आप जो लेसन प्लान बना रहे हो वो आपको कितना कैसे कैसे हेल्प करेगा और आपको किस किस उसमें चलना है, किस किस सीरीज में चलना है, किस क्रम से चलना है आपको, जिसमें आप लेसन प्लान को तैयार कर सको। ऐसा नहीं है कि आप सीधा सीधा कुछ भी आपने सोचा कि एक टॉपिक पढ़ाना है, हाँ चलो इसको बांट लिया और ये हो गया हमारे लेसन प्लान। इतना छोटा नहीं है लेसन प्लान, एक तरीका था समझाने का। लेसन प्लान में सबसे पहले आप क्या करते हो कि किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए उसका एम और या उद्देश्य डिसाइड करते हो या डिफाइन करते हो, परिभाषित करते हो कि आपको उसका एम या ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, या आप लिखते जाएंगे अपने हिसाब से, नोट्स बना लेंगे। आप कोई भी टॉपिक अगर पढ़ा रहे हो तो उससे पहले आप डिसाइड करोगे, आप अपने दिमाग में डिफाइन करोगे, खुद को तो तसल्ली दोगे ना। अब मैं 4th स्टैंडर्ड में जाके टेबल्स की जगह पे सीधा उनको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ाना शुरू कर दूं, क्योंकि मैंने तो ये सब डिसाइड ही नहीं करा मेरा एम या ऑब्जेक्टिव क्या है। मुझसे कहा था मैथ्स पढ़ानी है, ये भी तो मैथ्स ही है। तो भाई ऐसा है, फिर गधों के सर पे सींग थोड़ी ना होते हैं, ठीक है? वही कहावत सच हो जाएगी। तो यही चीज है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको हासिल क्या करना है। आप उन जो बच्चों को पढ़ाओगे वो क्या सच में डिफाइनेबल है, आप जिस एज के बच्चे को पढ़ा रहे हो क्या उसके लिए ये ऑब्जेक्टिव, ये उद्देश्य आप हासिल कर पाओगे? तो आपको ये जानना है कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो वो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या उसके आगे आपको क्या जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा होता है कि आपके पास जो सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर किसे कहेंगे हम, विषय वस्तु। जो आपके पास विषय वस्तु है
अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि हाँ जो ये टॉपिक आप पढ़ा रहे हो ये बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उसका जो सब्जेक्ट मैटर है उस पर भी तो फोकस करोगे। आप किसी छोटे बच्चे से बात कर रहे हो तो उसे अगर आप आपको सब्जेक्ट मैटर दे दिया ज्योमेट्री, लेकिन ज्योमेट्री आपको खुद को पता है कि नर्सरी केजी में तो ज्योमेट्री के नाम पे आपको क्या सिखाया जाता था, शेप्स दे दी जाती थी और आपको कलर दे दिया जाता, बेटा इसमें कलर कर ले, हो गई तेरी ज्योमेट्री पूरी। फर्स्ट सेकंड में आपको क्या सिखाया ज्योमेट्री के बारे में? कुछ भी नहीं, सिर्फ बता दिया कि अगर कुछ गोल है तो वो सर्कल है, कुछ ऐसा है तो वो ट्रायंगल है, कुछ ऐसा है तो वो स्क्वायर है। आधे बच्चे स्क्वायर और रेक्टेंगल में ही कंफ्यूज रह जाते थे। तो क्या ज्योमेट्री आपको सब्जेक्ट मैटर तो दे दिया कि आपको ज्योमेट्री पढ़ाना है, लेकिन अब ये आपको डिसाइड करना है, आपको इसे ऑर्गेनाइज करना है, आपको इसे क्रमबद्ध करना है। इस चीज में आपको सिलेक्ट करने हैं इसमें से टॉपिक जो आप जिस बच्चे को पढ़ा रहे हो, जिस लेवल के बच्चे को पढ़ा रहे हो, क्या उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना है, क्या उसका संज्ञानात्मक विकास उतना है कि जो आप पढ़ाने वाले हो उसे समझ पाए, या इस हिसाब से ले लीजिए कि आप पढ़ाओ ही उतना जितना उसे वो समझ पाए। ठीक है ना? तो अगर आप फोर्थ फिफ्थ के बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आप उसको छोटी छोटी चीजें पढ़ाओगे कि हाँ इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ा दी कि इसमें तीन लाइन होती है, इसमें 4 साइड्स होती हैं, उसमें एक भी साइड नहीं होती है, थोड़ा बहुत पेरीमीटर के बारे में बता दोगे। लेकिन जैसे ही आप 6 से 7th क्लास तक चले जाओगे तो आप इसमें इनकी प्रॉपर्टीज भी बताओगे, बेटा इसमें 90 डिग्री बनता है, इसके सारे एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री बन जाता है, इसमें इसके सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसमें 3 एंगल्स होते हैं, इसमें एक भी एंगल नहीं होता है, लेकिन इसका भी पूरा एक एंगल होता है जो 360 डिग्री बन जाता है। तो ये सब चीजें आप इसमें बताओगे बच्चे को, है ना? तो क्या है ये, आपने क्या किया, ये आपने अपने सब्जेक्ट मैटर को, अपने विषय वस्तु को ऑर्गेनाइज कर दिया कि इस लेवल के बच्चे को इतना पढ़ाऊंगा, इतने लेवल के बच्चे को इतना, इससे थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान देना है। तो यही है आपका सब्जेक्ट मैटर डिसाइड करना। ठीक है, उसके बाद अब आपने मैटर ढूंढ लिया, अब आपने मैटर तो ढूंढ लिया कि हाँ मुझे ये पढ़ाना है, लेकिन अब आपको क्या करना है, टेक्निक्स ढूंढनी है। भाई मुझे तो आज तक कभी ऐसे बच्चे मिले नहीं है जिनसे मैं जाके कहूं कि बेटा इसके चारों एंगल्स जो है इनका सम 360 डिग्री है, और वो बच्चे कहते हैं हाँ मैम हमने मान लिया। कभी नहीं मिले मुझे ऐसे बच्चे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसके बाहर नहीं पढ़ाया है, मैंने बच्चों को से डील की है, और मैं बता दूं कभी नहीं मिलेंगे, और आपको भी कभी नहीं मिलने वाले। जितने छोटे होंगे ना उतने शैतान का रूप दिखेंगे आपको उसमें। ये जो आप लोगों के मन में, अगर किसी के मन में ये वाली भावना हो कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बेटा छोटी क्लासेस में जाओ, एक बार जाके खड़े हो जाओ, सब में से भगवान की जगह शैतान का रूप गलता नजर आ जाएगा। खैर, तो अब आपके साथ क्या है कि आपको टेक्निक्स ढूंढनी पड़ेंगी उन बच्चों को ये चीज समझाने की। वो आपकी बात नहीं मानेंगे, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, ऐसा क्यों होता है। अब आपको मैं बोलूं उसका एंगल 360 डिग्री होता है, आप कहोगे यार समझने के लिए और बहुत चीजें हैं, मैम ने कह दिया, खुद सोच के बोला होगा, मैंने मान लिया। ठीक है ना? लेकिन बच्चे वो आपसे पूछेंगे मैम ऐसा क्यों हो रहा है, फिर आप क्या जवाब दोगे? तो यही तो टेक्निक्स और मेथड्स हैं, यही टेक्निक्स और मेथड्स हैं जो आपको लेसन प्लान में एक्चुअली आपका 3rd स्टेप हो जाएगा कि आपको कौन से टेक्निक्स, कौन से मेथड्स, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपके आ जाएंगे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, एड्स आ जाएंगे। एड्स माने कि आप किस तरीके, कौन सी चीजें यूज करेंगे। जैसे कि आप मैथ्स की क्लास में तो बिना चौक एंड बोर्ड के आप पढ़ा ही नहीं सकते, चौक एंड बोर्ड चाहिए ना आपको। मैथ्स आप कभी भी बोल के नहीं पढ़ा सकते, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, चाहे वो कितना थियोरेटिकल हो। और वैसे ज्योमेट्री तो बिना किसी विजुअलाइजेशन के हो ही नहीं सकती। तो इसमें आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो आप उसमें एग्जाम्पल्स कैसे दोगे कि वो बच्चे की रियल लाइफ से भी जुड़ जाए, वो आपके टॉपिक से भी जुड़ जाए, वो बच्चे के पूर्व ज्ञान से भी जुड़ जाए, यानी कि प्रीवियस नॉलेज से भी जुड़ जाए। और उसमें आपके एड्स कौन से होंगे, मतलब अगर आप यहाँ पे, मैंने कहा स्क्वायर के सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा, तो आप बच्चे को कैसे दिखाओगे?
आप बस बोल दो कि देखो बेटा ऐसे स्क्वायर होता है, इसकी ये वाला एंगल, ये वाला, ऐसा तो नहीं कर सकते आप। ऐसा तो अगर मैं आपको इतनी डेवलपमेंट, आपका संज्ञानात्मक विकास हो चुका है, लेकिन स्टिल में अगर मैं यहाँ खड़े होकर आपको ऐसे समझाऊं ना, आप है ना अभी भाग जाओगे बंद करके फोन, है ना। तो कुछ ना कुछ बना के दिखाओगे, विजुअलाइज करवाओगे, तभी बच्चा समझेगा। तो यही सब चीजें है मेथड्स और ये टेक्निक्स के बारे में। अब चौथा पॉइंट कह रहा है, आपने अपना उद्देश्य समझ लिया, आपने सब्जेक्ट मैटर को समझ लिया कि कितना पढ़ाना है, आपने मेथड्स और टेक्निक्स भी समझ ली, आपने सिलेक्ट कर लिया कि आपने किस तरीके से कौन सी टेक्निक्स, कौन सी विधियां यूज करनी है, कौन सी तकनीक यूज करनी है बच्चों को समझाने में, कौन से उदाहरण, कौन सी तरीके की चीजें यूज करनी है। जब आपने सब कुछ कर लिया तो एक जो लास्ट बट नॉट लीस्ट मतलब इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपने जो इतनी मेहनत करी उसका फल मिला कि नहीं मिला। फल यानी कि मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। अब आपने पढ़ा तो सब कुछ दिया बच्चे को, लेकिन उसको समझ आया कि नहीं आया वो कहां से पता चलेगा? वो पता चलेगा इवैल्यूएशन से। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन से। अब वही बात, मूल्यांकन की भी अलग अलग विधियां होती है, मेथड्स होते हैं। आप इवैल्यूएशन मेथड्स कितने हो सकते हैं? अगर इंग्लिश हो, हिंदी हो, तो आप नॉर्मल एक ऐसे लिखवा लो बच्चों से, उसी में समझ में आ जाएगा उसकी कितनी समझ है। बच्चा ऐसे नहीं लिख सकता, उसे वाक्य बनवा लो, कुछ भी हो सकता है। मैथ्स है, मैथ्स में भी आप अगर नॉर्मल क्वेश्चंस है, नॉर्मल अरिथमेटिक का या एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आप सिंपल क्वेश्चन दोगे, बच्चा उसे सॉल्व कर पा रहा है, ठीक है, चाहे 10 मेथड हो सकता है, कोई से भी सॉल्व करे, पर सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं। ज्योमेट्री दोगे तो उसे विजुअलाइज कर पा रहा है कि नहीं, ये सब चीजें आपको इवैल्यूएशन से समझ में आएंगी। तो यही है आपकी प्रक्रियाएं। 4 प्रक्रियाएं हैं। पहली बात तो आपको डिसाइड या डिफाइन करना है कि जो आपका एम या ऑब्जेक्टिव है उस बच्चे को पढ़ाने का वो फुलफिल हो रहा है। फिर आपको जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें सिलेक्ट करना है कि आपको कितना पढ़ाना है, कितना छोड़ना है, कितना प्रीवियस नॉलेज को दोबारा से रिफ्रेश करवाना है। फिर आगे आपका टेक्निक्स, मेथड्स, यानी कि विधियां और तकनीक, क्या विधि और तकनीक को किस तरीके से यूज करो, कौन सी तकनीक यूज करो। अब एक छोटे बच्चे को अगर आप विजुअलाइज करवाओगे, 5th 6th के बच्चे को करवाओगे ठीक है, लेकिन अगर आप 1st 2nd के बच्चे को विजुअलाइज करवाओगे ना कि बेटा ऐसा कुछ होता है, ये देखो सर्कल बन गया, बच्चा कहेगा नहीं ये सर्कल नहीं बना, ये आपका हाथ है मैम। वहीं अगर आप उसको बॉल लाके दिखाओगे तो वो समझेगा, लेकिन वो बॉल को भी सर्कल की तरह नहीं लेगा, वो खुद ही कहेगा मैम सर्कल तो ऐसा होता है, बॉल तो इसमें से बाहर आ रही है। तो विजुअलाइजेशन का भी लेवल है। तो ये सब टेक्निक्स और मेथड्स आपको समझने पड़ेंगे कि कौन सी, किस लेवल के बच्चे के ऊपर कौन सी टेक्निक्स, कौन से मेथड्स यूज होंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे इवैल्यूएशन की, हाँ जो आपने इतनी मेहनत करी उसका आगे आपको क्या फल मिला। आप इवैल्यूएट करके देखेंगे कि बच्चों को समझ में आया भी है कि नहीं। तो यही है आपका प्रोसेसेस ऑफ लेसन प्लान, यानी कि पाठ योजना की प्रक्रियाएं। इसे आप नोट कर लीजिए और उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, कैटेगरीज ऑफ लेसन प्लान, यानी कि पाठ योजना का वर्गीकरण, ठीक है। पाठ योजना का वर्गीकरण। कैटेगरीज ऑफ लेसन प्लान। इसके लिए आप एक टेबल भी बना सकते हो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए अपने नोट्स में और आज हम अच्छे से इसको समझेंगे। जो वर्गीकरण हुआ है, कैटेगराइजेशन हुआ है, ये 3 भागों में किया गया है। कौन से? पहले तो नॉलेज लेसन प्लान,
नॉलेज लेसन प्लान, इसको क्या कहेंगे हम? ज्ञान पाठ योजना, ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक है या दूसरा आपका कैटेगराइजेशन है स्किल लेसन प्लान। स्किल लेसन प्लान। और तीसरा है अप्रिसिएशन लेसन प्लान। अभी समझाती हूं इसमें है क्या क्या। पहले आप इतना नोट कर लीजिए कि ये 3 टॉपिक्स है कौन से। ज्ञानात्मक, यार मेरी हिंदी कमजोर है। उसके बाद कौशलात्मक, और उसके बाद एप्रिसिएशन माने कि सहारानात्मक। हाँ, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है तो मुझे हिंदी के वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ज्ञानात्मक, कौशलात्मक और सहारानात्मक, यानी कि नॉलेज का ज्ञान, स्किल का कौशल और एप्रिसिएशन का सहाराना करना, ठीक है, तारीफ करना। तो यही हो गया। अब इसमें है क्या क्या? पहली बात तो आती है ज्ञानात्मक, यानी कि नॉलेज लेसन प्लान के बारे में। ये बेस्ड किस पे होता है? लिखेंगे इसको भी, बेस्ड ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास पर। इसका क्या मतलब है समझेंगे पहले। ज्ञानात्मक पाठ योजना में ये संज्ञानात्मक विकास पर डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब होता है यार, आपको ये जानना जरूरी है कि जो आप लेसन प्लान बना रहे हो एज अ टीचर, उसमें आपको ये मैंने आपको कहा कि आपको बच्चे की नॉलेज तो टेस्ट करनी पड़ेगी। आप 7th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो, 10th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो या 1st क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि उसकी ऑलरेडी कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीज बेस्ड होती है उसके संज्ञानात्मक विकास के ऊपर। और इसमें किस चीज पर कैसे बनता है ये प्लान, इसमें हम बात करते हैं फैक्चुअल नॉलेज की। फैक्ट्स या फैक्चुअल नॉलेज यानी कि तथ्यात्मक ज्ञान। तथ्यात्मक ज्ञान और इसमें प्रीवियस नॉलेज के ऊपर भी काम होता है। यार इसमें क्या होता है, फैक्चुअल नॉलेज और प्रीवियस नॉलेज। यानी कि पूर्व ज्ञान। अब पूर्व ज्ञान सबसे पहले इसे समझ लो। पूर्व ज्ञान, अब आप किसी 5th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो और उसमें आपको पता होगा कि हाँ उसको बेसिक मैथ्स की धीरे धीरे समझ मिलती जा रही होगी। तो अब सपोज करो आप उसको मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहे हो, तो मल्टीप्लिकेशन में कम से कम बच्चों को 2-4 टेबल्स याद हो चुके होंगे। सेकंड थर्ड तक बच्चों को टेबल्स याद करवा देते, कम से कम 10, 11, 12, 15 तक के, तो टेबल्स याद हो गए होंगे। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन है तो उसे ऐड करना भी आ ही गया होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एडिशन पे बेस्ड होती है, तो ऐड करना भी आ गया होगा। तो ये सब क्या है, ये प्रीवियस नॉलेज है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 5th क्लास में दोबारा से पहले एडिशन सिखाओगे, फिर उसके ऊपर आप उन्हें टेबल्स याद करवाओगे, फिर आप उन्हें मल्टीप्लिकेशन सिखाओगे। ऐसा नहीं कर सकते भाई। आपको एक लिमिटेड टाइम ही तो मिला है ना, आपको उसी में तो सारा काम करना है, तभी तो आप लेसन प्लान बना रहे हो। आपके पास ऐसा तो है नहीं कि लंबा चौड़ा टाइम है। एक ऑब्जेक्टिव लेसन प्लान का ये भी है कि आप एक लिमिटेड टाइम में अपना काम कंप्लीट करें। तो वो लिमिटेड टाइम है आपके पास, तभी आपको प्लानिंग की जरूरत है, ठीक है। तो उस नॉलेज के ऊपर भी बेस्ड होता है। और दूसरा फैक्चुअल नॉलेज। अब मैं आप बच्चे से कह दूं कि बेटा ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो इसको आप क्या एक्सप्लेन करोगे किसी को भी
आप क्या हिंदी में बोल दोगे, इंग्लिश में बोल दोगे, किसी और को कोई और लैंग्वेज आती है उसमें बोल दोगे, लेकिन इसको आप और तो किसी तरीके से एक्सप्लेन कर नहीं सकते। ट्रायंगल अगर ऐसा दिखता है तो ऐसा ही दिखेगा ना, उसमें अगर 3 साइड होती है तो 3 ही साइड्स होंगी। तो ये फैक्चुअल नॉलेज है, इसको आप समझा नहीं सकते। तो ये आपका नॉलेज लेसन प्लान है, ज्ञानात्मक पाठ योजना है कि इसमें आपको बस इतना बताना है कि आपको ये जानना है कि आपको कौन सी फैक्चुअल नॉलेज देनी है बच्चे को। आप जैसे कि आपने 5th क्लास में बच्चे को ये नॉलेज दे दी कि बेटा इसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। फिर जब वो 6th क्लास में आया, 6th या 7th में आया, तब आपने उसको ये नॉलेज दी कि इन तीनों एंगल्स को अगर जोड़ दो तो एंगल A + B + C जो है वो 180 बन जाता है। अब बच्चा पूछेगा ऐसा क्यों हो रहा है, आप ये साबित तो कर सकते हो कि हाँ ऐसा होता है, एक्टिविटीज होती है कि हाँ ऐसा होता है। क्यों होता है उसका कोई रीजन आप नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है, रीजन है ही नहीं भाई। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ अगर ये थ्योरम दी है तो किसी न किसी तरीके से प्रूव किया होगा, लेकिन वो सब चीजें बच्चों को कभी कभार नहीं पढ़ा सकते। तो वही रीजन है कि ये सब फैक्चुअल नॉलेज में आ जाता है कि हर चीज एक्सप्लेन करने, या तो एक्सप्लेनेशन होती ही नहीं है किसी किसी चीजों की, और कुछ चीजें ऐसी है जिनकी एक्सप्लेनेशन है लेकिन इतना डेवलपमेंट ही नहीं है। अब मैं आपसे कहूं कि आपने अगर मैं आपसे कहूं कि इसके ये 10 सेंटीमीटर है, 11 है और ये 12 है, अगर मैं आपसे कहूं इसका पेरीमीटर निकाल दो, आप निकाल दोगे? निकाल दोगे? मैं आपसे सर्कल दे दूं और उसको कहूं इसका रेडियस 7 है, अब इसका आपको पेरीमीटर निकालना है, इसकी आपको सर्कमफ्रेंस निकालनी है, परिधि निकालनी है, आप निकाल दोगे? बिल्कुल निकाल दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ये जो परिधि का फॉर्मूला है 2πr, आप इसको प्रूफ करके दिखाओ कि यही होता है, भाई बड़े बड़े टीचर भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन से आया था ये फॉर्मूला, ठीक है, और शायद बहुत कम लोग जानते हैं दिया किसने है, ठीक है ना। तो अब इस फॉर्मूले को, लेकिन ये सिखा हमें 3rd 4th में दिया जाता है। अब इस फॉर्मूला को जिसे टीचर भी समझने में मुश्किल आ जाएगी, टीचर को भी समझने में मुश्किल आ जाएगी, अब इस फॉर्मूला को 8-9 साल के बच्चे को कैसे समझा दोगे, है कि नहीं। तो ये फैक्चुअल नॉलेज में चला जाएगा कि किसी किसी चीज की एक्सप्लेनेशन होती है लेकिन हम उसे दे भी नहीं सकते, और दूसरा है कि किसी किसी चीज की एक्सप्लेनेशन होती ही नहीं है। अब बच्चा बोले सर्कल में कोई एक भी एज क्यों नहीं होता, एक भी वर्टेक्स क्यों नहीं होता, एक भी कोना क्यों नहीं होता, क्या बोलोगे, कैसे समझाओगे? भाई नहीं होता, इसका क्या आगे एग्जाम्पल है। तो वही है कि नॉलेज लेसन प्लान में आप बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखते हो, उसमें उसके बाद आप उसके फैक्ट्स और प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करके वैसा प्लान बना लेते हो, ठीक है। तो ये आपका नॉलेज लेसन प्लान। हम नेक्स्ट पे आते हैं, स्किल लेसन प्लान। इसको हम लास्ट में भी जोड़ेंगे एक बार। अब आ गया स्किल लेसन प्लान। ये बेसिकली कौशलों को विकसित करने पे काम करता है, स्किल को डेवलप करने में काम करता है। अभी ये कैसे काम करता है, आप बच्चे के हिसाब से एक्टिविटीज क्लास में प्लान करते हो जिसमें बच्चा एक्चुअली करके सीखता है, उसकी स्किल्स डेवलप होती है। स्किल्स कौन सी डेवलप होती है इसमें? कोई भी स्किल हो, कोई भी, बोलना, सुनना या समझ। अब ये कैसे होगी वो समझो। अब मैं यहां पे बोल रही हूं, एक टीचर है वो यहां पे बोल रहा है, मैं आपके सामने खड़े होकर बोल रही हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप कुछ ना कुछ समझ रहे हैं, आप कुछ ना कुछ समझ रहे हैं, और उसके बाद आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं। तो आपका लिखने का, इस हिसाब से आपके सुनने का कौशल डेवलप हो रहा है, आपके समझने का कौशल डेवलप हो रहा है, साथ साथ आप एक नोट्स बना रहे हैं अपने नोटबुक में, तो आपके लिखने का कौशल डेवलप हो रहा है। अब यह भी डिपेंड करेगा कि किस एज का बच्चा है, किस पर आप वर्क कर रहे हैं। छोटा बच्चा होगा तो आप यहां पे लिखोगे, फिर बच्चा उसे कॉपी कर लेगा, उतना भी वो कर ले सही सलामत, उसमें भी वो कोई गलती ना करे, तो उतना भी उसका लिखने का कौशल डेवलप हो जाएगा। बोलने की समझ, थोड़ा बहुत बोलना आ जाए बच्चे को कि हाँ वो अपने, ट्रायंगल है, बच्चे तोतले होते हैं, वो बेचारे ट्रायंगल वो बोल ही नहीं पाएंगे, टायंगल गलते रह जाएंगे, फिर क्या करोगे? तो थोड़ा बहुत बच्चे को उनकी स्पीच साफ हो जाए, उनको अच्छे से बोलना आ जाए, तरीका आ जाए,
वो सब उनके बोलने का कौशल है। छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, जैसे 7th 8th में आ गए, तब आप उनसे प्रॉपर बोलने के लिए आप उनके लिए एक एक्टिविटी प्लान कर सकते हो कि ये आपका, आप उनको 4 शेप्स दे दो, किसी को सर्कल, किसी को ट्रायंगल, किसी को स्क्वायर, किसी को रेक्टेंगल। अब उनसे कहो कि इस पर आपको 4 लाइनें बोलनी है, इसकी प्रॉपर्टीज, आपको 4 प्रॉपर्टीज बतानी है। अब बच्चे यहाँ खड़े होकर बोल सकता है कि इसकी इक्वल साइड्स होती है, इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और भी 10 चीजें बता सकते हैं। तो ये क्या है, ये बोलने का कौशल उनका डेवलप हो रहा है। तो जब आप एक ऐसा लेसन प्लान बनाते हो जिसमें बच्चे की कोई स्किल, कोई कौशल विकास, कौशलात्मक विकास हो रहा होता है, तो उसे हम कह देते हैं स्किल लेसन प्लान, यानी कि कौशलात्मक पाठ योजना। ठीक है, अब तीसरी आ गया एप्रिसिएशन लेसन प्लान। ये भी अच्छा खासा है। ये एक तरीके से एप्रिसिएशन नाम से भी है कि इसमें आपको बच्चे की तारीफ करनी है, या आपको बच्चे से ऐसा काम कराना है जिसपे आप उसे जज कर पाओ, क्योंकि आप तारीफ तो तभी करोगे ना जब बच्चे ने अच्छा काम किया होगा, और अच्छा काम कर रहा है वो तो आप जज कर पा रहे हो कहीं ना कहीं। तो लेसन प्लान में एप्रिसिएशन में क्या सीन होता है कि जैसे एक बच्चा है, उसको आपने कहा कि आप लोगों ने एक ग्रुप बना लिया अच्छा खासा। अब उस ग्रुप में, उस अच्छे एक ग्रुप में आपने बच्चों को बिठाया और उनसे ग्रुप डिस्कशन करवाया। ये बड़े बच्चों की बात हो रही है, छोटे बच्चे नहीं कर पाएंगे ये। तो जैसे जो आपका मिडिल क्लास आ गया 6 to 8, उसमें बच्चों ने प्रॉपरली एक ग्रुप डिस्कशन करवाया। तो आपने देखा कि कौन सा बच्चा कितने अच्छे से फैक्ट्स दे पा रहा है, कितने तमीज से उस ग्रुप डिस्कशन को संबोधित कर पा रहा है, कितनी देर तक टिका हुआ है। तो उसमें आप एप्रिसिएशन दे सकते हो। बच्चे का एक तरीके की उसकी इमोशनल डेवलपमेंट है ये, कि उसको एटीट्यूड डेवलप होता है। इसमें एप्रिसिएशन बेसिकली इसमें एटीट्यूड डेवलप होता है, इसमें एक तरीके की इमोशनल डेवलपमेंट होती है, जो आपका इमोशनल मतलब इस तरीके की डेवलपमेंट है कि वो 10 लोगों के साथ मिलकर जो ग्रुप में काम कर पा रहे हैं। हाँ, मैथ्स है, मैथ्स में आप ग्रुप डिस्कशंस करवा सकते हो, प्लेस करवा सकते हो, अपने ये क्या कहते हैं खेल वगैरह कोई एक्टिविटीज करवा सकते हो जिसमें बच्चे ग्रुप्स बनाए और उसमें काम करें। ठीक है, तो ये एक तरीके की एप्रिसिएशन है कि हाँ, आप एक तरीके से तो आप उन्हें जज करें, और दूसरी चीज हो जाएगी कि बच्चे भी आपस में एक दूसरे को जज करें, एक दूसरे की सराहना करें। यानी कि 4 बच्चों का एक ग्रुप बनाया और आपने उनसे कहा ये आपका क्विज है, और ये 4 बच्चों को अलग ग्रुप बनाया, फिर 2 टीम्स को आपने क्विज करवाई। तो उसमें दोनों बच्चों को आंसर आते कि एक ने फटाफट आंसर दे दिया, बाकी 2 को नहीं आता, तो लेकिन वो उनकी टीम तो जीत गई ना। तो वो एक तरीके से एक दूसरे के प्रति थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन का भाव रखेंगे, थोड़ा बहुत सराहना का भाव रखेंगे। ठीक है, तो वही है यहाँ पे ये इस तरीके का लेसन प्लान, जब आप बच्चे के लिए एक ऐसी एक्टिविटीज लेकर आओ कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो। ये आपके थोड़े बहुत नैरो कह लीजिए कि नैरो ऑब्जेक्टिव हो गए आपके टीचिंग के, और ये आपका हायर ऑब्जेक्टिव हो गया कि सिर्फ छोटी मोटी बात नहीं कर रहे हैं हम एक ओवरऑल लेवल में भी बच्चे का विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप इसको शुरू कर, अब आप इसको और कैसे समझ सकते हो कि जैसे कि कोई चैप्टर शुरू किया, आप कोई भी अपने दिमाग में एक चैप्टर ले लीजिए, ज्योमेट्री सबसे आसान होगा इसमें, तो ज्योमेट्री से इजीली समझ में आएगा। तो ज्योमेट्री है, इसमें आपने ये देख लिया कि बच्चे के, आपने ज्योमेट्री पढ़ाने की सोची, तो आपने बच्चे से ये देख लिया कि उसको पहले से कितना आना चाहिए प्रीवियस क्लासेस में, और अब उसे आप कौन सी फैक्चुअल नॉलेज दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद उस बच्चे को वो सारी शेप्स बनानी आती हैं, उस बच्चे को इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना भी तो एक तरीके की समझ को डेवलप करता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, हाँ आते हैं, तो आपका स्किल लेसन प्लान हो गया। इसके बाद आप बात करते हो एप्रिसिएशन लेसन प्लान की, जब आप उन बच्चों को इकट्ठा करके ग्रुप्स में बांट देते हो और फिर उनसे एक क्विज करवाते हो या उनकी एक प्ले करवाते हो, तो उसे आप कह रहे हो एप्रिसिएशन लेसन प्लान। ओके, सो यही आपका आज का टॉपिक थे। कैटेगराइजेशन ऑफ लेसन प्लान हमने समझ लिया, प्रोसेसेस ऑफ लेसन प्लान हमने समझ लिया, और साथ में हमने एक्चुअली लेसन प्लान होता क्या है इस बारे में भी बात कर ली। अब कल हम बात करेंगे पहले तो 1st to 5th लेवल के बारे में कि उसमें जो लेसन प्लान बनता है उसके चरण क्या है, स्टेजेस क्या है, और
जो आपका 6th to 8th वाला टॉपिक होगा उसमें ना ऐसे आपके जो प्रॉपर मनोवैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट वगैरह ने एक प्रॉपर तरीके के आपको दे रखे हैं, जैसे हर्बिटेरियन हो गया या मॉरिसन का हो गया, इन लोगों के अलग से उन्होंने दे रखे कि लेसन प्लान कैसे बनेंगे। तो हम कल इसी पे चर्चा करेंगे कि लेसन प्लान यानी कि पाठ योजनाओं के चरण, निर्माण चरण, ठीक है, इस बारे में हम कल बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, अगर आप लोगों को मेरे एफर्ट्स पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।